ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले आपको यूपी के प्रयागराज से आई रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें दिखाते हैं। यहां वायुसेना का एक ट्रेनी विमान हादसे का शिकार हो गया। वायुसेना का ट्रेनी विमान तालाब में जा गिरा। इस हादसे का लाइव फुटेज भी सामने आया, जिसमें आप देख सकते हैं कि ट्रेनी विमान नीचे गिरता जा रहा है। हेलीकॉप्टर था। तस्वीरों में आप देखें किस तरह से वहां पर पैराशूट की मदद से जो लोग इस विमान में सवार थे वो इजेक्ट हो रहे हैं और विमान गिरता हुआ नजर आ रहा है। एक चश्मदीद ने वहां फोन से इस इंसिडेंट को रिकॉर्ड किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि विमान सीधे नोज डाइव हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है और ट्रेनिंग विमान में जो पीछे पैराशूट लगा हुआ था वो भी ओपन किया गया था, ताकि जो फॉल है वो कम से कम जोर की हो और इस वजह से नुकसान कम हो सके। और प्रयागराज में हुए इस हादसे का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से तालाब में ये ट्रेनी विमान गिर रहा है। प्रयागराज में हादसे का ये लाइव वीडियो, तालाब में गिरता हुआ वायुसेना का ट्रेनी विमान नजर आ रहा है। काफी तेज धमाके के साथ ये विमान नीचे की ओर गिरता है। बहुत जोर की आवाज आती है, जो चश्मदीद थे वो बता रहे थे, बहुत तेज आवाज आई और यह विमान सीधे जा गिरा है एक तालाब में। इसके बाद रेस्क्यू टीम यहां पर पहुंची है। विमान क्रैश की वजह क्या है, इसकी अब पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ट्रेनिंग विमान को निकालने की कोशिश जारी है। प्रयागराज की ये तस्वीरें, इस वक्त की बड़ी खबर, एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्रयागराज में जिस तरह से ट्रेनिंग विमान गिरा है। धीरे धीरे पैराशूट खुला हुआ था, इससे हमारे घर की तरफ आई है। हम लोग सोचे यहीं उतरेंगे, फिर धीरे धीरे उस तरफ गई। वहाँ पर इतनी भयंकर आवाज़ हुई, इतनी तेज आवाज़ हुई कि सब कोई सोचे कि एक्सीडेंट हो गया। तो हम लोग देखे, हमको भक्का से बोली, तो हम लोग सब निकल बाहर देखे, तो उसमें से कोई हम लोग सोचे फट जाएगी, लेकिन कोई फटी नहीं, कुछ नहीं हुआ। गिर गए वहाँ, पैराशूट ऐसे ऐसे हवा में लहरा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद उसका जो उसमें पायलट बैठे थे और एक आदमी, उसमें से हाथ ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा इतना हाथ दिख रहा था। तो फिर हम लोग चिल्लाए, फिर 112 नंबर पे फ़ोन करे पुलिस वालों को कि आग बचाए। जब पुलिस नहीं आई तो फिर हम लोग इधर से 2-3 लड़के अपने मोहल्ले से गए, फिर उधर के मोहल्ले से सब घुस के निकाल के लेके गए। तो पहले ये जानकारी मिली थी कि पैराशूट के जरिए इस विमान में सवार जो लोग थे वो लोग बाहर निकले थे, लेकिन ये जो पैराशूट था इस विमान के साथ लगा हुआ पैराशूट था और अंदर लोग फंसे हुए थे। लेकिन जो रेस्क्यू टीम थी वो वहां पर पहुंची और अंदर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया और अब विमान को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। प्रयागराज में हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विमान किस तरह से, पहली तस्वीर में देखिए, धीरे धीरे तालाब की ओर गिरता हुआ जा रहा है और बहुत जोरदार धमाका होता है, आवाज आती है बहुत ब्लास्ट की। ये चश्मदीदों का बयान है। उसके बाद दूसरी तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं विमान को काफी वो क्लोज फ्रेम से आप वो तस्वीर देख रहे हैं और साथ साथ वहां पर पैराशूट के जरिए कैसे ये विमान गिरा था वो तस्वीर भी देख सकते हैं। और अब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोगों को निकालने की कवायद की जा रही है और विमान को भी बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। हेलीकॉप्टर था। हेलीकॉप्टर था का? ट्रेनिंग विमान नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। प्रयागराज में सेना का ये ट्रेनिंग विमान क्रैश हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची है और विमान को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। पहले विमान हवा में डगमगाया और फिर उसके बाद तालाब की ओर गिरने लगा। जो विमान में सवार लोग थे उन्होंने उस वक्त विमान के साथ लगा हुआ पैराशूट खोल दिया ताकि जो इम्पैक्ट है, जो नीचे गिरने की रफ्तार है वो स्लो हो जाए। केपी कॉलेज के पीछे ये हादसा हुआ है और ये तालाब में जाकर के गिरा है। मिट्टी यहां पर दलदली थी। दोनों पायलटों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, ये राहत की बात है। वायुसेना का ट्रेनिंग विमान ये क्रैश हुआ है। अब इसकी वजह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तालाब में वायुसेना का ट्रेनिंग विमान गिरने का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे पीछे उसके पैराशूट खुला हुआ है और बिल्कुल नोज डाइव, जो आगे का हिस्सा होता है वो पहले गिरता है, इसे नोज डाइव कहते हैं और ये सीधे एक तालाब में जा गिरा। पायलट ने यहां पर समझदारी दिखाई और आबादी वाले इलाके से दूर इसे यहां ले जाकर के ऐसी जगह पर गिराया जहां पर हादसा ना हो। बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां मौनी अमावस्या के दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के स्नान को लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा है। पिछले 4 दिन से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने शिविर के बाहर ही माघ मेले में धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक प्रशासन उनसे माफी नहीं मांगता वो धरने पर ही बैठे रहेंगे। वहीं अविमुक्तेश्वरानंद के आरोपों पर संत समाज बटा हुआ दिखाई दे रहा है।
अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने नाम के आगे शंकराचार्य के इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई है। वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी शंकराचार्य पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं द्वारका की शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में बयान दिया है। मामले पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार मामले को तूल दे रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं। उधर मेला प्रशासन ने स्वामी से नोटिस का जवाब मांगा है और पूछा कि वो नाम के आगे शंकराचार्य का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा विवाद मौनी अमावस्या पर स्नान को लेकर के खड़ा हुआ था। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उनका यह दावा है कि वे शंकराचार्य हैं और वे वहां पर स्नान करने के लिए जब गए थे तो उन्हें पालकी से उतर करके पैदल जाने के लिए कहा गया था और इस पर वहां जो उनके समर्थक हैं और जो प्रशासन के अधिकारी थे उनके बीच विवाद हुआ और जबरन फिर वहां से हटाया गया। ये पूरा विवाद धीरे धीरे तूल पकड़ता चला जा रहा है। संत समाज भी दो धड़ों में बटा हुआ है। वहीं राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष लगातार हमला बोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार और मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और मेला प्रशासन के बीच जो तकरार बढ़ी है उसमें स्वामी का आरोप है कि अधिकारियों ने उनके साथ अभद्रता की, जबकि मेला प्रशासन का कहना है कि अभद्रता नहीं की गई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का आरोप है कि पालकी से संगम जाना एक प्राचीन धार्मिक परंपरा है जिसे प्रशासन ने चोट पहुंचाई। इस पर प्रशासन का तर्क है कि नो व्हीकल जोन घोषित होने के बावजूद स्वामी अपनी पालकी के साथ संगम तट जाना चाहते थे। अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि प्रमुख पीठों के शंकराचार्यों का लिखित समर्थन उन्हें प्राप्त है, जबकि प्रशासन का कहना है कि उन्होंने नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लगाया हुआ है। तो जो विवाद पहले सिर्फ स्नान तक था अब आगे बढ़ते हुए शंकराचार्य की पदवी तक पहुंच चुका है और प्रशासन की ओर से सवाल यह पूछा गया है कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो फिर आखिर वो शंकराचार्य अपने नाम के साथ क्यों लगा करके घूम रहे हैं। इस पूरे विवाद को लेकर के जहां संत समाज बटा हुआ है, राजनीतिक समाज भी बटा हुआ है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में आध्यात्मिक गुरु जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि उनके साथ अन्याय नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अन्याय किया है। नियम यह है कि कोई रथ से गंगा घाट नहीं जा सकता। पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। हम भी पैदल संगम जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें जो नोटिस दिया है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। बिल्कुल ठीक, सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ उचित है। और अब आपको बताते हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कौन सी मांग अब प्रशासन के सामने रखी है। अविमुक्तेश्वरानंद ने 3 प्रमुख मांगे मेला प्रशासन के सामने रखी हैं। उन्होंने कहा कि सम्मान के साथ संगम स्नान हो, उनके और उनके शिष्यों के साथ जो बर्बरता हुई उसके लिए प्रशासन माफी मांगे और आश्वासन दिया जाए कि आगे इस तरह की घटना नहीं होगी। तो ये मांगे रखी जा रही हैं अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से, लेकिन यहां पर जो प्रशासन है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और उनका यह कहना है कि वहां पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाए गए थे। उधर अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि कोर्ट में प्रमाण है कि अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है और ये स्नान के दौरान अव्यवस्था फैला रहे थे। जितेंद्रानंद सरस्वती जी हमारे साथ हैं, वो क्या कह रहे हैं, ये क्या मामला है स्वामी जी और क्या है इसके पीछे? पहली बात कि शंकराचार्य कहना ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अपमान है, क्योंकि जिसका टाइटल सूट क्लियर न हो ऐसी किसी सामान्य संपत्ति का भी वसीयत नहीं किया जा सकता। स्वरूपानंद जी द्वारिका पीठ की वसीयत कर सकते थे, उन्होंने किया होगा। वसीयत के गुण दोषों पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अखाड़ा परिषद से लेकर के संत समिति हो या काशी विद्वत परिषद हो, किसी ने भी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य स्वीकार नहीं किया। वैध और अवैध का निर्णय करने का अधिकार कोर्ट का है। योग्यता का निर्णय ये गुरु परंपरा करती है और स्वरूपानंद जी परंपरा को स्वीकार नहीं करते थे शंकराचार्य के पद को लेकर के, इसीलिए योग्यता के आधार पर उनके मुकदमे का जो मेरिट है वो योग्यता है।
उधर शंकराचार्य विवाद में यूपी में सियासत भी जारी है। अभी मुक्तेश्वरानंद मामले में अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि शंकराचार्य और साधुओं से आशीर्वाद लेकर हम काम करते हैं। बहुत से साधु ऐसे हैं जो सरकार के हिसाब से चलते हैं, लेकिन असली साधु वही है जो सरकार से भी टकरा जाए। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को गरमा रहा है और सरकार पर हमला बोल रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का समर्थन किया जा रहा है। नहीं, हम किसी की जांच नहीं करेंगे। हम लोग जनता की सेवा करेंगे और शंकराचार्य और साधु संतों से हम लोग आशीर्वाद लेकर के जनता की सेवा करेंगे। और कई साधु ऐसे हैं सरकार के हिसाब से चलते हैं। आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। अपने आर्काइव की वीडियो निकालिए, देखिए। ये सरकार के हिसाब से चलते हैं, वो असली नहीं होते हैं। वो जो सरकारों से टकराते हैं वो सच्चे साधु संत होते हैं। कौन असली कौन नकली ये हम नहीं सोच सकते। ये हमारे धर्म के जो बड़े लोग हैं, जो धर्म का संचालन करते हैं, ये उनका विषय है, ये उनका मुद्दा है। उस पर वो अपनी बात करेंगे। हमारे कैसे ऐसा कर रहे हैं? हमारे लिए सभी पूजनीय हैं, सभी सम्मानीय हैं। अधिकारियों के पास क्या जानकारी है, क्या फीडबैक है, ये उस पर अपना जवाब देंगे। और अब बात करते हैं नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत के केस की, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, स्तब्ध कर दिया है। एक और गम है युवराज की मौत का, तो दूसरी ओर गुस्सा है सिस्टम की लापरवाही और नाकारेपन के खिलाफ। बड़ी खबर आ रही है, ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में फॉरेंसिक की टीम भी जांच के लिए पहुंची है। एसआईटी का गठन किया गया है, जो कि लगातार दूसरे दिन पड़ताल कर रही है। वहीं फॉरेंसिक की टीम भी जांच के लिए पहुंची है। इंजीनियर युवराज की जिस तरह से गड्ढे में डूब करके मौत हुई है, अब इस मामले की पड़ताल की जा रही है। फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची है। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी बलराम पांडे की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टीम यहां पर पहुंची हुई है और आप देख सकते हैं कि ग्राउंड पर किस तरीके से जांच की जा रही है। आप देख सकते हैं कि इंची टेप लेकर के यहां पर लंबाई नापी जा रही है कि आखिरकार जो सड़क मार्ग से इस गड्ढे की दूरी है वो कितनी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो फॉरेंसिक की टीम है वो पहुँची हुई है और यहाँ पर वो निरीक्षण करते हुए, यहाँ पर तथ्यों को इकट्ठा करते हुए नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस टीम की जांच पड़ताल चल रही है। और आप देखिए किस तरीके से इस दूरी को नापा जा रहा है, किस तरीके से आप देखिए इस वॉल से दूसरे वॉल की दूरी कितनी है ये भी नापा जा रहा है। यहाँ पर तस्वीरें ली जा रही हैं ताकि जो यहाँ पर सीन है वो तस्वीरों के माध्यम से अपने पास सुरक्षित रखा जाए। और जो घटना स्थल है वो भी यहाँ पर आप देखिए कि दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से कार ने यहाँ पर जंप किया और किस तरीके से सड़क से और इस गड्ढे की दूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 90 डिग्री का मोड़ है उसको लेकर के भी टीम ने यहाँ पर सड़क की नाप ली है कि किस तरीके से जो टर्न बना हुआ है वो कितना खतरनाक है। और आप देख सकते हैं कि ये वही गड्ढा है जहाँ पर इंजीनियर युवराज की कार गिरी थी और उसके बाद घंटों उसने कड़ी मशक्कत की, अपने बचाव के लिए उसने गुहार भी लगाया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जल भराव है और इसको लेकर के भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। और इसीलिए आप देखिए कि ये जो नाले की दीवार टूटी हुई है इसको लेकर के भी सवाल खड़े किए गए कि कई दिन बीत जाने के बावजूद भी ये दीवार सही नहीं की गई। और इसको लेकर के जब फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुंची तो उसने भी यहाँ पर जांच पड़ताल की, जो साक्ष्य हैं उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश की और जो सबूत यहाँ पर उसे मिले हैं, जो जांच पड़ताल में चीजें निकल के आई हैं, उसे भी उसने अपने पास सुरक्षित रखा है। यहाँ की तस्वीरें ली गई हैं ताकि जो घटना स्थल है उसका पुनर्निरीक्षण के लिए भी उनके पास दस्तावेज उपलब्ध रहें। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट राजेश। युवराज की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया, स्तब्ध कर दिया। एक और गम है युवराज की मौत का, तो दूसरी ओर गुस्सा है सिस्टम की लापरवाही और नाकारेपन के खिलाफ, क्योंकि सिस्टम अगर नाकारा ना होता तो ऐसा नहीं होता, युवराज आज जिंदा होता। इस बीच इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान सामने आया। नोएडा में इंजीनियर की मौत पर बोले गडकरी, घटना बहुत ही दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण। नितिन गडकरी ने कहा कि अगर बचाकर तुरंत अस्पताल पहुंचाते तो युवराज बच जाता।
पिछले दिनों नोएडा में एक यंग लड़का, युवराज, 27 साल का यंग लड़का, उसकी गाड़ी सड़क पर दौड़ती हुई रात में, बहुत धुंध था, कुहासा था, एक गड्ढा खुदा हुआ था सड़क के बिल्कुल बगल में। ना तो उसे दिखा होगा, पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, सीधे उस गड्ढे में जाके गिरती है। कोई बैरिकेड नहीं था रोकने के लिए, कोई रेलिंग नहीं थी रोकने के लिए, सीधे गड्ढे में जाकर गिरती है। और इतनी लापरवाही कि वो लड़का कुछ घंटे जिंदा रहा, लेकिन गुहार लगाता रहा कि उसे बचा लिया जाए, और उसकी मौत हो जाती है। कोई उसे बचा नहीं सकता है। मैं समझती हूं आपका कोई लेना देना नहीं है सीधा सीधा, लेकिन सर जब सड़क वड़क की बात आती है तो आपसे बेहतर और कोई नहीं। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस पूरे चीज पर? पहली बात तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और मैं इसको इसलिए समझ सकता हूं कि मैं भी रोड एक्सीडेंट का एक विक्टिम रहा हूं। जी सर। मेरा पैर 4 जगह टूटा था, और इसलिए यह घटना बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरी सबसे प्रायोरिटी है कि रोड एक्सीडेंट्स कैसे खत्म हो जाए। और मुझे बताते हुए भी आपके सामने अच्छा नहीं लगता, यानी आप बोलना चाहिए, मेरी भाषा तो शर्म आती है मुझे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1,80,000 मौतें होती है, और 18 to 34 एज ग्रुप में 66% युवक मरते हैं। इस बेचारे को अगर तुरंत पहुंचाया जाता है हॉस्पिटल में, जी सर, तो ये बच सकता है। सोना पहली बार 1,50,000 रुपए के पार। सोने का ब्रेक फेल, चांदी ने किया डिटेल। चांदी पहली बार 3,25,000 रुपए के पार। सोना चांदी ऑल टाइम हाई, किसने आग लगाई? सोना और चांदी, महंगाई की आंधी। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं बेरोबारा इसार खान। खास पेशकश में आपके लिए लेकर आई हूं। जरा देख लीजिए, यहाँ पर ये सोने की चमक है। सोना कितना सोना है, इतने खूबसूरत डिजाइन है यहाँ पर, वैरायटी की भरमार है यहाँ पर। लेकिन मुश्किल क्या है? सोना कितना सोना है, लेकिन महंगाई का रोना है। आप यकीन मानेंगे, इस वक्त जो सोने का रेट है, जो अभी तक आप और हम सोचते और सुनते आए ना कि महंगाई जो है वो आसमान पर पहुंच रही है, कीमतें जो हैं वो आसमान छू रहे हैं, तो फिलहाल सोने का हाल यही हो गया है। 1 तोला सोने की कीमत 24 कैरेट। हमारे साथ इस वक्त पीपी ज्वेलर्स के श्री पवन गुप्ता जी मौजूद हैं। वही बताएंगे कि इस वक्त सोना कितना सोना है। सर, ये सोने में महंगाई का रोना कहां पहुंचा हुआ है? मैडम, कोई रोना नहीं है, जिसको खरीदना है वो खरीद रहा है। सोना कितना ही महंगा हो जाए, हमारे इंडिया का कल्चर ऐसा है कि उसमें हर आदमी सोना खरीदेगा, चाहे उसका बर्थडे हो, चाहे उसकी शादी हो, चाहे कुछ भी हो। ये अलग बात है थोड़ी क्वांटिटी या वेट कम हो जाए, बाकी सोने की चमक कभी कम नहीं हो सकती। अभी कीमतें कितनी चल रही है सर 24 कैरेट की सोने की? लगभग 1,60,000 रुपये सोना है और 3,35,000 रुपये चांदी है। फिर भी आप देखोगे कि लेने वालों की कोई कमी नहीं है। आप कैमरा घुमाएं, अपना देखें कि लोग फिर भी ले रहे हैं। जरा घुमा दीजिए। मेहरबान जी हमारे साथ मौजूद हैं। मेहरबान जी कैमरा घुमाएंगे और ये जो शोरूम है, इस शोरूम की रौनक दिखाएंगे यहाँ पर। जिस बात का मैं जिक्र कर रही हूँ कि सोने की कीमतें आसमान पर, लेकिन खरीदारों की तो कोई कमी नहीं है। खरीदार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। क्या खरीदने आई हैं आप लोग यहाँ पर? हाँ जी, पेंडेंट। क्या खरीदा है? पेंडेंट, चेन पेंडेंट खरीद लिया है। तो रेट तो बहुत ज्यादा है। रेट कितना ही है, अब जो चीज़ पसंद आ जाती है वो तो ले लेते हैं। इस चीज़ पे बताइए, रेट तो है, परेशान तो है पब्लिक, लेकिन कुछ काम करने पड़ते हैं ज़रूरत के लिए। अब क्या कर सकते हैं, आप सब सरकार तो कुछ कर नहीं रही। खरीदना है तो खरीदना ही, खरीदना है तो खरीदना है। कौन सा वाला खरीदा इन्होंने? दिखाइए जरा, क्या खरीदा है इन्होंने, दिखा दीजिए जरा। ये वाला है, ये खरीदा है। आहा, कितना खूबसूरत है। किस किस ओकेजन के लिए खरीदा है? हाँ जी, शादी है, घर पे गिफ्ट देना है दुल्हन को। मजबूरी है भाई। नहीं नहीं, मजबूरी नहीं लग रही है, इतना हसीन। और जरा कीमत बता दीजिए। सरकार ने इतना मजबूर कर दिया है कि कुछ देकर ही खरीदा जा रहा है, अपने आप तो खरीद नहीं रहे। कितने का पड़ा? यहाँ जो बैंक है उनसे पूछा जाए। जी बैंक साहब बताइए, कितने का पड़ा? अभी रेट आए नहीं है, अभी क्लियर होगा भी। अंदाजन कितना पड़ रहा है?
ये 3 लाख रुपए के आसपास है। 3 लाख के आसपास का पड़ रहा है। परिवार में शादी है और जाहिर सी बात है शादी ब्याह बिना गहनों के तो मुमकिन है नहीं, तो खरीदारी यहाँ पर जमकर हो रही है। ये महिलाएं आप देख रही हैं यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं। ये भाई साहब यहाँ पर आए हुए हैं और जरा मेहरबान जी आइए, जरा इनको दिखाइए, गहने खरीदने आए हैं? यहाँ ज्वेलर्स की दुकान पे आदमी किस लिए आएगा? नहीं, मुझे पता चला है आप गहने खरीदने नहीं आए हैं, आप तो मोटा माल लेने के लिए आए हैं यहाँ पर। दिखाइए जरा, दिखाइए भाई साहब को दिखाइए। देखिए अंदर की खबर मैं निकाल के लेकर आई हूँ, क्या लेने आए हैं आप बता दीजिए खुद। इन्वेस्टमेंट के लिए और क्या लेने आएंगे? निवेश के लिए। तो देखिए ये एक ऐसे यहाँ पर बायर हैं जो निवेश के लिए आए हैं। सोना चांदी, जब आप ज्वेलर की दुकान पर आते हैं तो एक तो भारतीय संस्कृति जिसमें गहनों का अपना महत्व है हर शादी ब्याह खुशी के मौके पर, इसके अलावा निवेश के तौर पर हमारे यहाँ हम सोने चांदी के जेवर खरीदते हैं और साथ ही साथ हमारी संस्कृति में तो जो सोना चांदी है वो कहीं ना कहीं शुद्धता और शुभता का प्रतीक है। जरा आगे आ जाइए, क्योंकि देखिए मौका कोई भी हो, सिर्फ शादी ब्याह के मौके की मैं बात नहीं कर रही हूँ, चाहे घर में बच्चे का जन्म हुआ हो, चाहे आपने कोई बड़ी डिग्री हासिल की हो, चाहे जीवन में कोई बड़ी सफलता आपने हासिल की हो, तो बड़ों के आशीर्वाद और अपनों के प्यार के तौर पर ये सोना चांदी जो है वो आपको तोहफे में जरूर मिलता है। और इस बीच आपको जरा मुंबई में लेकर चलूं, मुंबई का जावेरी बाजार, और वहां पर सोने चांदी की कीमतों को लेकर जो ग्राहक पहुंच रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, जो दुकानदार हैं वो क्या कह रहे हैं, दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता नम्रता दुबे की एक रिपोर्ट। नए साल पर सोने चांदी की कीमत में जबरदस्त उछाल देखने मिल रहा है। मुंबई के जवेरी बाजार में हम हैं। सोना चांदी अपनी चमक बरकरार रखे हुए है, लेकिन आम आदमी की जेब पर इसका बहुत भारी असर पड़ रहा है। सोने की कीमत 1.5 लाख के पार पहुंच चुकी है। जवेरी बाजार में दुकान में रौनक देखने मिल रही है। यहाँ पर जो कुछ ग्राहक हैं, सर आप अगर बताएं मुझे कि कितना महंगा हो गया, क्या आप खरीदारी कर रहे हैं सोने की? नहीं, इतने महंगे पे कैसे खरीदारी करेंगे। हाँ, इसके पहले अगर बात करें सोने की कीमत बहुत कम थी, लेकिन अब सीधा दुगना तिगना बढ़ रहा है। कितना जेब पे असर पड़ता है इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप कुछ घर के लिए कुछ खरीद नहीं पाते हैं, तो उस जो इन्वेस्टमेंट के तौर पे डाला होगा वो भी हम इन्वेस्टमेंट निकालने की कोशिश करते हैं, पता नहीं चलता है मार्केट कहाँ जा रहा है। तो भी दुकान में आए हैं, क्या कुछ खरीदना चाहते हैं कि कुछ इन्वेस्ट और कुछ करना चाहते हैं? नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ जो इन्वेस्ट किया हुआ है उसको ये सही मौका लग रहा है कि अपने इन्वेस्टमेंट लेके कुछ और जो घर या प्रॉपर्टी या कुछ जिसमें डालना है उसमें इन्वेस्ट करें या अपना कुछ और एसेट बनाएं। क्या खरीद रही हैं? मैम चैन देख रही हूँ। सोने का रेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, इसीलिए थोड़ा इन्वेस्ट के तौर पे ले रही हूँ। क्या कहेंगी, 1,62,000 पहुँच गया है, तो अभी तो बहुत शादियाँ अटेंड करनी है, बहुत कुछ बाकी है, कैसे खरीदेंगे? अभी जितना हो पाएगा उतना ही लेंगे, लेकिन रेट तो बढ़ते जा रहा है और बढ़ने वाला है, सुनने में आ रहा है। इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी आप ले रही हैं? हाँ, इन्वेस्टमेंट के तौर। चैन देख रही थी मैं। कुमार जैन जी हमारे साथ हैं, इंडियन बुलेट ज्वेलर्स एसोसिएशन के सदस्य हैं, ऑफिशियल प्रवक्ता हैं। कुमार जी, ग्राहक हैं आपकी दुकान में, लेकिन सब कह रहे हैं कि सोना बहुत महंगा हो गया, परेशान हो गए। क्या कीमत अब मुंबई में जवेरी बाजार में चल रही है? इस समय प्योर सोना 1,61,000 के पास है अंदाज, और चांदी लगभग 3.25 लाख के करीबन जा चुकी है। ये बहुत बड़ा, आज कल और आज में 10,000 रुपये का अचीवमेंट है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कि 1-2 दिन में 10,000 का फर्क पड़ रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ट्रम्प के स्टेटमेंट जो आए, उन्होंने कहा कि वो ड्यूटी 200% कर देंगे, जिससे सीधा सोना बढ़ गया। और दूसरे भी कई कारण है। चाइना बाय कर रही है, उसने एक्सपोर्ट बंद कर दिया है बिल्कुल। चाइना से जो चांदी आती थी वो बिल्कुल बंद हो गई है, और डिमांड भी एक अच्छी है। इस समय मैं समझता हूँ अच्छी डिमांड हुई है। चांदी की क्या कीमत है और क्या आगे हो सकती है? चांदी 3.25 लाख रुपए आज आई है बोर्ड पे, लगभग 3,20,000 रुपये आया, और ये बढ़ के 3.5 लाख तक जाएगा। तो देखा आपने मुंबई से नम्रता दुबे की रिपोर्ट, और मैं इस वक्त दिल्ली में पीपी ज्वेलर्स के यहाँ बैठी हुई हूँ। और जरा देख लीजिए आप, शादियों का सीजन है तो इस तरीके के जो भारी सेट्स हैं उनकी अपनी एक अलग तरीके की डिमांड होती है, क्योंकि दुल्हन के गले में जब तक इस तरीके के हेवी सेट्स ना सजें तो वो जो ब्राइडल लुक है वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट माना जाता है। और इसी के साथ ये चौड़े वाले आप कड़े यहाँ पर देख रहे हैं, जरा देखिए आप, ये चौड़े वाले कड़े जो हैं ये भी हैं, ये पूरे बैंगल्स के साथ सेट आ जाता है यहाँ पर। तो वैरायटी जिसका मैं पहले जिक्र कर रही थी कि उसकी कोई कमी नहीं है। अच्छा, इस तरीके की बड़ी रिंग्स जिनको कॉकटेल रिंग्स कहा जाता है, वो कॉकटेल रिंग्स भी यहाँ पर खूब वैरायटी है अच्छी सी। ये जरा मुझे ये देखिए, वो जो लड़ियों वाला हार जिसको कहा जाता है, सर ये कितना है, सतलड़ा हार इसको कहेंगे क्या? ये देखिए, ये सर ने अपने गले में सजा कर दिखा दिया। नहीं, इसको शेरवानी पे मैं पहनता हूँ। या
बिल्कुल, तो ये शेरवानी पर भी पहना जा सकता जी जी बिल्कुल। न सिर्फ दुल्हन बल्कि दूल्हे के लिए, दूल्हा जब सजता है तो फिर उसका कुछ अंदाज, दूल्हे का बाप भी पहन सकता है। पूरी मार्केटिंग करके रहेंगे यहाँ पर पवन गुप्ता जी, कुछ छोड़ेंगे नहीं, पीपी ज्वेलर्स पे आपको बुलाकर ही मानेंगे। फिलहाल मैं आपको जल्दी से भोपाल लेकर चलती हूँ और भोपाल से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ज्वेलरी शॉप से। सोना और चांदी की कीमतें ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी हैं। शादियों का सीजन सर पर है। क्यों आखिर ये दाम बढ़े हैं, इसके पीछे क्या कारण है, हम जानेंगे। हम भोपाल के एक फेमस ज्वेलरी शॉप में हैं। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। बढ़ी हुई कीमतों के बावजूद लोग ज़रूर पहुँच रहे हैं और ख़रीदारी भी कर रहे हैं, लेकिन ये बढ़ी हुई कीमतें लोगों की जेबों पर कितना असर डाल रही हैं, उनके प्लान में कितना बदलाव कर रही हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं यहीं पर लोगों से बात करके। हमारे साथ पटेल फैमिली है। सोनाली पटेल जी अपनी भांजी के साथ यहाँ पे शॉपिंग करने आई हैं। सोनाली जी, आप आई हैं शॉपिंग करने, लेकिन जिस तरीके का सोना चांदी का रेट है, क्या कहना चाहेंगे? रेट तो बहुत बढ़ गए हैं, पर क्या करें, अब शादी है तो लेना तो पड़ेगा ही। तो क्या आप लोग ने कोई फिर प्लानिंग में भी चेंज किया, क्योंकि शादियां तो आम तौर पर जो है सोने की खरीदारी तो मस्ट है अपनी शादियों में? जी नहीं, ऐसी कोई प्लानिंग तो नहीं है हमारी, पर ये है कि गोल्ड तो शादियों में होता ही है, लेना ज़रूरी है, कंपलसरी है, तो बाकी ऐसा कुछ नहीं। आपका क्या नाम है? रितिका। तो रितिका, आपकी ही शादी है? हाँ, मेरी शादी है। तो क्या पहले से प्लानिंग की थी कब सोने की खरीदारी करेंगे, या आप लोग इसके कम होने का वेट कर रहे थे? शादी 1 साल बाद है, 1 साल पहले ले रहे हैं क्योंकि रेट तो बढ़ते ही जा रहा है। अच्छा, यानी कि आप लोगों को अभी इस बात का डर है कि इससे भी ऊपर जाएगा? ऑब्वियसली कल 147 था, आज 152 कुछ हो गया है। तो 1 साल पहले आप लोग खरीदारी। अच्छा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं पीपी ज्वेलर्स पे मौजूद हूँ। शादी ब्याह का मौसम आने वाला है और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ ये भारी सेट, अब हर किसी की जेब में तो इस तरीके के भारी सेट जो है वो फिट नहीं होते हैं, लेकिन हर किसी की आरजू होती है कि वो अपनों को गहना और जेवर जरूर दे। ऐसे में ये कुछ लाइट वेट के सेट्स है। सर, ये कितने वेट में बना हुआ है? लगभग 20 ग्राम का, 2 तोले का। सिर्फ 2 तोले में? 2 तोले में देखिए आपको इस तरीके के सेट यहाँ पर मिल जाएंगे। बिल्कुल वैरायटी देखिए आप यहाँ पर किस तरीके की है। ये वाला सेट भी मेहरबान जी दिखा दीजिए। ये 15 ग्राम, और ये तो शायद सिर्फ 1 तोले में ही है, तो मतलब इनकी कीमत कितनी होगी? ये मान लो 1,60,000। 1,60,000 के करीब यहाँ पर आपको पूरा सोने का सेट मिल जाएगा इस महंगाई में भी। ये 12 ग्राम का है, इसकी कीमत लगभग 1,70 के आसपास है। मुझे बताइए, ये सही समय है बाजार में गहना खरीदने का, या इंतजार करना चाहिए कुछ निवेशक को? देखिए, इंतजार करने में फ्यूचर में और तेजी दिख रही है। जो जिस टाइम आप खरीद लो वो टाइम ठीक है। मेरे ख्याल में तो ये टाइम भी बाई करने के लिए ठीक है, कोई बुराई नहीं है। अगर खरीदना है तो फिर आप खरीद लीजिए, इंतजार मत कीजिए। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं जयपुर। वहां पर जावेरी बाजार में किस तरीके की रौनक है, क्या राय सामने निकल कर आ रही है, दिखाते हैं आपको। पिंक सिटी जयपुर का जौहरी बाजार पूरे देश में मशहूर है। यहाँ अकेले राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश से लोग ज्वेलरी खरीदने के लिए आते हैं। लेकिन जौहरी बाजार में इन दिनों गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में आग लगी हुई है, भाव आसमान छू रहे हैं। अगर आज की बात करें तो जो 24 कैरेट गोल्ड है उसकी कीमत तकरीबन 1,60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि अगर चांदी की बात की जाए तो चांदी 3.25 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से पहुंच गई है। इसका असर बाजार में देखने को मिल रहा है। जो बाजार मलमास का महीना खत्म होने के बाद खरीदारों की भीड़ से गुलजार रहता था, वहां आमतौर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ वही लोग ज्वेलरी की खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं जिनके परिवार में शादियां हैं। इस पर हम बात करेंगे। जो यहाँ के ऑनर हैं आरसी मित्तल साहब, उनसे बात करते हैं और उनसे सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं पिछले अगर 100 दिनों की बात की जाए तो गोल्ड और सिल्वर की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं, यानी 100 दिन पहले कितनी थी, आज कितनी हो गई? 100 दिन पहले सर अगर चांदी को देखा जाए तो चांदी कम से कम 1 से 1.25 लाख रुपए प्लस हो गई है, और सोना भी कम से कम आप ये मानिए कि 1,20-25 चल रहा था जो आज 1,60 हो गया है। बिल्कुल, आपसे ये भी जानेंगे आगे कि आखिरकार जो कीमतों में बढ़ोतरी हुई है वो आखिरकार किन वजहों से हुई है। लेकिन ये जो एक परिवार के लोग आए हुए हैं उनसे जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका, किस पर्पज से खरीदारी करने आए हुए हैं, और जो कीमतें इतनी बढ़ गई हैं बजट कितना प्रभावित हो रहा है? भाई साहब, शादी के लिए खरीदने आए हैं, 5 तारीख की शादी है। अब इतने भाव बढ़ गए तो सोच रहे हैं क्या लेवें क्या नहीं लेवें। इससे बढ़िया तो लोकड़ी पकड़ा दें, बढ़िया है, धनी को बेटर यही है। लेकिन शगुन है, परंपरा है, वो के लिए तो थोड़ा सा लेना ही पड़ेगा साहब। शगुन के लिए तो लेना ही पड़ेगा,
लेकिन क्या है, इतने भाव के अंदर क्या दिमाग काम करेगा? यानी कि बच्चे को सोना दे ही नहीं सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं किस तरीके से देश भर से राय यही निकल कर आ रही है कि साहब आसमान छू रही हैं कीमतें, लेकिन क्योंकि आने वाले समय में घर में शादी ब्याह का मौका है या फिर कोई और उत्सव और पर्व का मौका है, ऐसे में खरीदारी तो करनी है। अपनी जेब को देखते हुए ही लोग निकल रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। तो आसमान छू रही है सोने चांदी की कीमतें। पीपी ज्वेलर्स करोल बाग शोरूम में मैं मौजूद हूं और यहां पर सोने की जो कीमत है उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको, कैसे 1 तोला 1,60,000 को पार कर गया है और रिकॉर्ड तेजी चांदी की कीमतों में भी तो आज देखी जा रही है। भोपाल आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको चांदी की कीमतों में ये जो इजाफा हो रहा है। एक रिपोर्ट भोपाल से। सोना ही नहीं, चांदी भी ऑल टाइम हाई प्राइस पर है। हम इस वक्त भोपाल के सबसे बड़े चांदी के शोरूम में मौजूद हैं और क्यों आखिर चांदी सबसे ज़्यादा पीक पर इस समय पहुंच गई है कीमत के मामले में, हम जानेंगे खुद यहाँ पर जो इस पूरे शोरूम को संचालित करते हैं। सर, आप पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपके पास तो सब कुछ है, ना केवल ज्वेलरी बल्कि घरेलू सजावट का सामान, आप चांदी से घर को सजा सकते हैं यहाँ पर। सर नमस्कार, मेरा नाम होशांग बजाज है और भोपाल के सबसे बड़े सिल्वर शोरूम में आपका स्वागत है, बजाज श्री ज्वेलर्स। चांदी तो देखिए अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव एलिमेंट है। चांदी की शॉर्टेज वर्ल्ड वाइड हो गई है क्योंकि इसका यूज़ अब आम घरों के अलावा इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत बढ़ गया है। अपना स्पेस टेक्नोलॉजी, ईवीज़ और इलेक्ट्रिकल आइटम्स में जो भी वायरिंग का यूज़ हो रहा है वो चांदी का है। चांदी बेसिकली ज़मीन से नहीं आती है, चांदी एक बाय प्रोडक्ट है जो जिंक के प्रोडक्शन से ही निकलती है। तो उसका जब तक इंडस्ट्रियल यूज़ बढ़ता जाएगा तो चांदी की डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन बहुत कम है, इस वजह से चांदी की वैल्यूएशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और आगे और तो देखिए आप जरा यहाँ पर पीपी ज्वेलर्स करोल बाग में हम मौजूद हैं और वाकई में सोना, बहुत सोना, इतनी खूबसूरत डिजाइन है यहाँ पर। और जरा ये एक एक अंगूठी का अगर आप डिजाइन देखेंगे तो वाकई में दिल खुश हो जाएगा। लेकिन सवाल तो जेब का है ना। और पवन जी, चलते चलते आपसे सवाल ये कि क्या सोने की कीमत 2 लाख पहुंचने वाली है नियर फ्यूचर में? मेरी सोच है कि 31 मार्च से पहले 2 लाख पहुंच जाएगी। 31 मार्च से पहले 2 लाख के पार सोना जाने वाला है। और चांदी 4 लाख रुपए मिनिमम। चांदी 4 लाख रुपए। तो भाई अगर आप खरीदने का सोच रहे हैं तो प्लीज फौरन आ जाइए और जाकर खरीदारी कर लीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।